NCEMB पे हमने क्लास छोड़ी थी। जी सर, आपने यहीं छोड़ी थी। हाँ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ आपको मैं बता दिया था, कुछ इसके बारे में नहीं बता दिया। अच्छा, ये जो मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूँ, उसका मकसद क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये वो इदारे हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को जो है रिलीज करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को यानी कि हतमी शक्ल देने के लिए या उनको मंजूर करवाने के लिए, अप्रूव करवाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट का मकसद होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड हो जाती है वो पेटेंट कहलाती है, ठीक है। तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स का काम होता है रिकमेंडेशंस करना, पेटेंट को यानी कि अप्रूव कराना। इसके बाद मार्केटिंग का काम या बाकी जो काम होते हैं वो इंडस्ट्री का काम होता है, ठीक है। तो एनसीबी के अंदर जो है बहुत जो है काम हो चुका है। जो है सबसे ज्यादा इस पे जो काम होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे होता है, ठीक है। और भी इसके जो है बहुत सारे जो हैं डाइवर्स फील्ड्स हैं, ठीक। और जो है काफी लोग काम कर रहे हैं। स्टाफ जो ये नंबर ऑफ स्टाफ लिखा हुआ जो फिगर है, ये मे भी 2-3 साल पहले की जो है वो फिगर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 160% से इंक्लूडिंग 31 सीनियर साइंटिस्ट हैं, 10 जो है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स हैं, 53 एमफिल पीएचडी से। ये लिखने की आप लोगों की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिर्फ की पॉइंट्स लिखनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चॉइस दे दूंगा, आप 2 से 3 जो है रोल जो जिनका रोल मॉडल है पेटेंट के अंदर या प्रोडक्शन जो है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन इंस्टीट्यूट के नाम लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन इंस्टीट्यूट के नाम लिखेंगे और उनके जो है सेक्टर, जिन सेक्टर्स पे काम हो रहा है। जस्ट लाइक 2.41 के अंदर आप हेल्थ मॉलिक्यूलर के बारे में बता सकते हैं। आप ये थोड़ी बताएंगे कि कितना स्टाफ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इदारे का नाम पता होना चाहिए, NCEMBA जस्ट लाइक नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। या मैं आपको किपजी पढ़ा चुका हूँ, सॉरी निपजी के बारे में बता चुका हूँ, नायाब के बारे में बता चुका हूँ, वाट एवर जो मैंने लास्ट में आपको बताया है, तो वो इस तरह आप लोग बताएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे किन किन डिविजन्स पे काम होता है, सबसे पहले आ जाते हैं हेल्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। हेल्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी सब डिविजन्स हैं, जिस तरह जेनेटिक डिजीज ग्रुप। तो ये जेनेटिकली जो भी जो डिजीज हैं, जैसे कैटरैक्ट है या ग्लोकोमा है या और जो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, जो इनहेरिटेबल डिजीज होते हैं, तो इनका काम उनको रिकवर कराना है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसको जो है जस्ट लाइक कैटरैक्ट आपको समझते हैं, आंखों का सबसे बड़ा इशू होता है, जो कि इनहेरिटिकल भी होता है और बाज़ औक़ात इनहेरिटिकल नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर इनहेरिटिकल होता है। तो इससे जो है आइज़ जो होती हैं वो डिसेबल हो जाती हैं, यानी कि प्रॉपर्ली देखा नहीं जा सकता या उनकी सफ़ेदी आ जाती है आंखों में। तो वो कैटरैक्ट का जो है ट्रीटमेंट करवाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अच्छा, बाय बर्थ मैं बात कर रहा हूँ, बाय बर्थ यानी कि जो है, अच्छा ये जो है क्रोमोस्कैन फॉर कार्योटाइपिंग, व्हाट मीन डू यू मीन बाय कार्योटाइप? कार्योटाइप किसको कहते हैं? एनीबॉडी कैन टेल मी? आप लोगों में कोई बता सकता है कार्योटाइप? क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट को। गुड, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज यानी कि साइज अरेंजमेंट के बेस पे जो है कार्योटाइपिंग की जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जी सर। स्टडी को। तो क्रोमोस्कैन फॉर कार्योटाइपिंग, तो ये कार्योटाइपिंग की स्टडी की जा रही है, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा, कैबिनेट का आप लोगों ने काम किया होगा बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर। इसको जो है एक और नाम भी दिया जा सकता है, क्या नाम है वो? सेफ्टी चैम्बर, एयर फ्लो चैम्बर, ये जो है इसके जो है नाम है। अच्छा, विजन इम्पेयरमेंट ग्रुप, एक डिवीजन विजन इम्पेयरमेंट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, वो ही जो है वो आईज से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने जो है नावल फाइंडिंग्स हैज बीन पब्लिश, यानी कि जो इनकी की पब्लिकेशंस है या की फाइंडिंग्स है वो पब्लिश हो चुकी हैं। जर्नल ऑफ ह्यूमन जीएनटी जेंटोलॉजी है या जेनेटिक्स है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फेमस जर्नल, अमेरिकन जर्नल ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ आईज को कहा जाता है एंड मॉलिक्यूलर विजन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ विजन नहीं बल्कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट ग्रुप, यानी कि ये जो तमाम हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है
आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं, कुछ पब्लिकेशंस के बारे में लिखे हुए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हाईली रिनोड जर्नल्स हैं या जो पब्लिशर हैं वहाँ पे ये जो है काम पब्लिश हो चुका है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटलिटी भी बहुत के प्रॉब्लम्स होते हैं जो इनहेरिटिकल डिजीज होते हैं या इनहेरिटिकल होते हैं, उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो उस पर भी एक काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज ग्रुप, ठीक, मॉलिक्यूलर मेडिसिन ग्रुप, एक ग्रुप जो है इनके मेडिसिन पे ग्रुप कर रहे हैं, किया जा रहा है काम, जिसमें सबसे ज्यादा हेपाटाइटिस सी वायरस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है बायोफार्मास्यूटिकल ग्रुप, इसका काम भी जो है ज्यादातर प्रोडक्ट्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल भी आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल लैब भी है जिसका काम जो है वो मेंटेन करना क्वालिटी ऑफ द रिकॉम्बिनेट प्रोटीन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के जो इंटरनेशनल जो है सोसाइटीज उनके मुताबिक जो है इन पे काम करना। ठीक है, वायरोलॉजी रिसर्च ग्रुप, वायरोलॉजी में मैंने आपको शायद उस दिन बताया भी था, दोबारा वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम वायरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, न होने के काबिल हैं, क्योंकि वायरोलॉजी का काम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, इसके लिए रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा अरसा चाहिए होता है। आपको मैं जस्ट लाइक आजकल जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है कोरोना वायरस। अब लोग कहते हैं कि अभी तक मार्केट पे क्यों नहीं आ सकी जो है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन आना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली वायरस के लिए। वायरस की नेचर को समझना, उसकी एपिडेमोलॉजी को समझना, उसकी लाइफ साइकिल को पूरा समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वायरस के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। वो जो है क्रिस्टलाइज भी होता है, यानी कि नॉन लिविंग लाइफ भी उसकी जो है वो पार्ट में होती है और इसके अलावा लिविंग भी होती है। तो उस पूरे उसकी नेचर को समझना इतना आसान नहीं होता। उसके बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, टेम्परेचर के डिपेंड करता है, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड, हर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वायरोलॉजी का काम इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो काम होता है। अच्छा, ये जो है आपके सामने कुछ हाई फाई जो है इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फोकल जो है एक लेजर माइक्रोस्कोप होती है। ठीक है, इससे जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक, और इसके अलावा एक इसमें और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप देखते हैं बायोलिस्टिक जीन गन, यानी कि इसमें जीन को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, या सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है माइस पे किया जाता है या रेबिट पे काम किया जाता है। तो इसको हैंड हेल्ड एक बायोलिस्टिक जीन गन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा इसके अंदर जो है वो काम किया जा सकता है। ठीक, शायद में भी ये काम जो है केयू के अंदर, HEJ के अंदर भी अब इसको जो है रिसर्च ग्रुप बायोलॉजी का बनाया गया है, आई थिंक। ठीक, अच्छा, इसी तरह स्टेम सेल रिसर्च ग्रुप है, स्टेम सेल पे काम कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। फ्यूचर डायरेक्शन LRBT भी जो है इनकी कोलाबोरेशंस के साथ है विद अदर हॉस्पिटल्स इन एडिशन टू LRBT फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल लाइबल स्टेम सेल्स। तो इनके आपस में MOUs होते हैं, LRBT हो गया या बाकी आई हॉस्पिटल्स, उनके आपस में जो है बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, MOU साइन होते हैं। तो इन जो कुछ इस तरह के रेयर केसेस होते हैं या मुनफरद केसेस होते हैं, यूनिक केसेस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सबसे ये था हेल्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बाद प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर कंट्री, जो 70% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। तो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक, इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप? ग्रुप का मकसद ये होता है कि अगर एक साइंटिस्ट है, एक सुपरवाइजर है, उनके 3-4 स्टूडेंट हो जाएं तो वो एक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब सुपरवाइजर की जो स्पेशलिटी होगी तो वो वही काम करेगा और उसका ग्रुप वही काम करेगा। जस्ट लाइक एक ग्रुप है प्लांट ट्रांसजेनिक ग्रुप, यानी कि वो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट टिश्यू कल्चरिंग का काम करता है उनका सुपरवाइजर। तो उनके अंडर जितने भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो ग्रुप कहलाएंगे, यानी कि प्लांट ट्रांसजेनिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लांट जीनोमिक ग्रुप है एंड सीड बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप है। अच्छा, प्लांट ट्रांसजेनिक के बारे में आपको जो है वो डिटेल के साथ बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, आपको टिश्यू कल्चरिंग के बारे में ऑलरेडी पता है, आपको बताया जा चुका होगा। ठीक है,
इसके अंदर जो है आपको और चीज बता। अच्छा, इस ग्रुप का जो फोकस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ CLCV रेजिस्टेंट कॉटन। व्हाट डू यू मीन बाय CLCV? जी बेटा, सो तो नहीं गए सारे बच्चे? नहीं नहीं सर। CLCV वायरस आपने बताया था। ये जो है चिल्ली पे वायरस काज करता है, लीफ कर्ल वायरस। अच्छा, एक मिनट। लीफ कर्ल वायरस सिर्फ चिल्ली पे नहीं करता, और भी बहुत ज्यादा प्लांट्स पे भी करता है, जो कर्लिंग कर देता है। कर्लिंग का मकसद होता है, आपने कॉटन में ये बताया था जब हम इनकी पढ़ा रहे थे, जब आपने कॉटन में कहा था कि डिजीज होती है, वायरस होती है। कॉटन में भी करता है, चिल्ली पे भी करता है, और भी बहुत सारे प्लांट्स पे करता है। तो इससे क्या होता है कि जो पूरी क्रॉप है, जो पूरी फील्ड जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। जाहिर बात है, अगर लीफ अफेक्टेड हो गया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होंगी, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन भी जाहिर बात है इसके साथ एसोसिएटेड है। यानी कि जितने भी जो है प्रोसेस हैं, वो सारे गैसेस एक्सचेंज के जितने प्रोसेस है वो रुक जाएंगे। तो जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ऑटोमेटिकली वो होना शुरू हो जाता है, विल्ट होना शुरू हो जाता है, डेड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये ग्रुप किस काम पे कर रहा है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन। आपको पता है कि कॉटन पे सबसे ज्यादा इंसेक्ट अटैक करते हैं। वो फिर फ्रूट बोरर हो, बालवाम हो, एफिड हो, जेसिड हो, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं बाकी जो सीड्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो इस पे ज्यादा अटैक करते हैं। ठीक है, चलें आगे। जी तुफेल बेटा, तुफेल अहमद, ऐसे हाथ लग गया ना? इट्स ओके। अच्छा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कॉटन। कॉटन के अंदर जो है हर्बिसाइड भी बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट होते हैं। हर्बिसाइड यानी कि हर्ब्स भी जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से कॉटन क्रॉप जो है अफेक्टेड होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। प्लांट जेनोमिक ग्रुप, जो कि जीन को ट्रांसफर करवा रहा है, यानी कि जेनेटिकली काम कर रहा है, जो कि CCLV टॉलरेंस हो। CCLV यानी कि जो कि वायरस के अगेंस्ट टॉलरेंस कर सके, वायरस के अगेंस्ट जो है वो कॉटन क्रॉप जो है वो सरवाइव कर सके। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इन फ्यूचर द ग्रुप इज एक्सटेंडिंग द रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉवल जीन इन कॉटन एंड अदर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्रॉप अंडर अच्छा एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट भी, यानी कि बहुत सारे साल्ट टॉलरेंस होते हैं, साल्ट की बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल के अंदर प्रेजेंस होती है, जो कि प्लांट्स इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, या कोल्ड ज़्यादा है, या एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये तमाम एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर क्या किया जा सकता है कि हम जेनेटिकली इन चीज़ों को हम मॉडिफाई करवाएं और इनके जो है अगेंस्ट ये चीज़ें रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, तो प्लांट जेनेमिक ग्रुप इसी पे काम कर रहा है। अच्छा, सीड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है सीड पे काम किया जा रहा है। ठीक है, जो मेज सीड है, टोमेटो सीड है, जिसपे हाइब्रिड टोमेटो और मेज सीड जो है वो डेवलप कर चुके हैं, जो कि मार्केट में कमर्शियल तौर पर यूज है। आपको टोमेटो का भी हाइब्रिड सीड मिल जाएगा और मेज का भी हाइब्रिड सीड मिल जाएगा। बाकी सीड भी आ चुके हैं, आई थिंक वीट का भी हाइब्रिड सीड आ चुका है, और चिल्ली का भी हाइब्रिड सीड आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा इस ग्रुप ने पोटैटो वायरस, ठीक है, पोटैटो लीफ रोल वायरस, ये वायरस की बहुत सारे इकसाम है। पोटैटो वायरस वाई ये स्टैंड है, यानी कि येलो वायरस है। पोटैटो लीफ रोल वायरस, यानी कि लीफ को रोलिंग कर देता है, ये वायरस है। तो ये डिफरेंट जो है वायरस है। अच्छा, इसके अलावा शुगर केन मोजेक वायरस, ठीक, और इसके अलावा और भी वायरस हैं, उन पे जो है ये काम किए जा रहे हैं। ये क्या होते हैं कि सीड बोर्न वायरस होते हैं, यानी कि सीड से ही जो है वो डेवलप होते हैं, और सीड से ही जो है डिस्पर्स होते हैं, और सीड जो होता है वो अफेक्टेड होता है। तो इस तरह की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं इस तरह से, यानी कि कुछ सीड को जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ रेजिस्ट कर सके। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टनल फॉर ऑफ सीजन प्लांट ग्रोथ।
अच्छा, टनल का क्या मकसद होता है? टनल यानी कि एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल क्रॉप लगाई जाती है और तमाम फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है और ऑफ सीजन प्लांट को ग्रो किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय ऑफ सीजन? ऑफ सीजन का मकसद इस तरह होता है कि अब जस्ट लाइक कॉटन की सीजन है और हम टनल के अंदर क्या करें, वीट लगा लें और जो है उनको चिल इन्वायरमेंट दे दें, चिल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, मॉइस्चर प्रोवाइड करें, आर्टिफिशियल ड्यू को प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होगा कि अगर उनको ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्शन होती है ये कहलाई जाती है ऑफ सीजन, यानी कि सीजन खत्म होने के बाद जो है अगर हम इसको ग्रो करवाएं। तो बहुत सारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस तरह की टनल फार्मिंग की जाती है। टनल फार्मिंग इसका नाम है। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एरियाज के अंदर में भी हो, फैसलाबाद के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है, टनल फार्मिंग। अच्छा, टनल फार्मिंग के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऑफ सीजन ग्रो करवाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे और जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी करवाया जाता है, लेकिन इसके लिए बशर्त ये है कि आप जो शीट यूज करते हैं वो प्लास्टिक की यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि जो है सन की लाइट वो इतनी ज्यादा इंटरप्ट ना करें, बाकी फैक्टर्स इन्वायरमेंटल जो होते हैं नेचुरल वो इंटरप्ट ना करें। अंदर जो फिजिकली आप जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हैं, तो वही इन्वायरमेंट जो होता है वो उनकी सर्वाइवल के लिए बेस्ड होता है। अगर आप देखें तो ये आपको एयर कूलर वगैरह नजर आएंगे। मैं आपको जो है इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये आपको एयर कूलर वगैरह नजर आ रहे होंगे, तो ये इसको चिल कर रहे हैं। चिल का मकसद है ये जो क्रॉप लगी हुई है तो ये चिलिंग सीजन में होती है, ठीक है। तो इस तरह की क्रॉप को ग्रो करवाया जा सकता है जो है एनवायरनमेंट के अंदर। सही है। अच्छा, इसके बाद ये चीज अगर आपने टिश्यू कल्चरिंग पे काम किया हो तो आपको ये पता होगा। ये क्या होता है? सर ये जो ग्रीन हाउस वगैरह होता है वो सब इन्हीं में काउंट होगा ना? नहीं, ग्रीन हाउस में काम नहीं होगा इसमें। इसके लिए टनल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। टनल समझते हैं सर आप लोग? वहां पे भी तो आर्टिफिशियल नहीं नहीं एनवायरनमेंट नहीं दिया नहीं नहीं जाता नहीं है। बेटा, जो प्लास्टिक की जो शीट होती है टनल की वो स्पेशल शीट होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस की जो शीट आती है उसके अंदर जो है टेम्परेचर, सॉरी मैं कह रहा हूँ मॉइस्चर वगैरह जो है वो पास आउट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो टनल की जो शीट होती है प्लास्टिक की, इसके अंदर जो है एयर भी पास नहीं हो सकती और इसके अलावा जो है टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, यानी कि सन की जो यूवी लाइट्स हैं वो भी पेनिट्रेट नहीं करती और मॉइस्चर का भी असर कम रहता है। यानी कि आप जो एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं उसके अंदर वो जो है आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? लेकिन सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, जी बेटा, ट्रांसपेरेंट है ये, तो ठीक फिर है। सनलाइट नहीं आएगी? सनलाइट की जो यूवी लाइट्स वगैरह वो पास आउट नहीं हो सकती, मॉइस्चर पास आउट नहीं हो सकता, तो ह्यूमिडिटी पास आउट नहीं हो सकती। और इसके अलावा ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, यानी कि टेम्परेचर भी जो है वो कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके सर बाद जब ये कवर है इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी या तो उसका टेम्परेचर आउट नहीं होगा या बेटा इसके अंदर अंदर? जो है टेम्परेचर आउट नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड है बाय जो है ये एयर कूलर के थ्रू या एसी के थ्रू। अगर आप केयू में गए हो, मैं आपको दोबारा इसमें बता देता हूँ, अगर आप लोग केयू में अगर गए हो तो केयू में जो पहाड़ी बनी हुई है वहां पे बोटनिकल गार्डन है, तो वहां पे कुछ इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाया गया है जो कि लो टेम्परेचर पर, ठीक है, जहाँ कम टेम्परेचर पे होते हैं वो प्लांट्स इन्होंने आर्टिफिशियली उनको ग्रो करा। तो सेम इट इज इसी को जो है ये काम किया जाता है, टनल्स फार्मिंग की जाती है। अगर आप गूगल पर सर्च आउट करें बहुत सारी आपको टनल फार्मिंग मिल जाएगी, किन किन क्रॉप्स पे की जाती है उनकी डिटेल भी मिल जाती है। अच्छा, ये जो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये केलेस कहलाता है। केलेस क्या होता है कि टिश्यू कल्चर का एक मास होता है, ठीक है, जिससे प्रोपेगेट किया जाता है, जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है प्लांट्स को। अच्छा, ये जो आपको मास नजर आ रहा है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मकसद है कोई भी प्लांट का आप टिश्यूज लेंगे और उनको न्यूट्रिएंट्स देंगे। मैं टिश्यू कल्चर का आपको बता रहा हूँ तरीका, ठीक है।
पहले आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आप क्या एडिशन करते हैं, ऑक्सिन। आपको 1 मिनट बेटा, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अच्छा, एक फाइटो हार्मोन्स होते हैं, कभी सुना है आप लोगों ने फाइटो हार्मोन्स? अच्छा, फाइटो यस सर। प्लांट प्लस हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अगर प्लांट को ग्रो करवाना होता है तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को हम क्या करते हैं कि आइसोलेट करते हैं, कुछ प्लांट से पार्ट को हम जमा करके, ठीक है, या उनको कट करके उनके पार्ट्स से होता है एक्सप्लांट, उसको जो अगर हमें ग्रो कराना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट बेस जो हमारा होता है उसमें हम ग्रो करवाते हैं। न्यूट्रिएंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन हम ऐड करते हैं। ऑक्सिन का क्या आपका काम होता है, ऑक्सिन क्या होता है, वो एक फाइटो हार्मोन कहलाता है जो कि ग्रोथ का काम। जी, जो कि सेल को ग्रोथ करता है, सेल को डिवाइड करता है और जो है इसको ग्रोथ कराता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट के साथ हम ऑक्सिन प्रोवाइड करते हैं तो इससे केलस बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि विदाउट सीड इसके अंदर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ आ रही है, इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इस केलस के थ्रू ग्रोथ आ चुकी है। अब क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, ये जो प्लांट आपको नजर आ रहे हैं तो इनको शिफ्ट किया जाता है जार्स के अंदर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में छोटी सी बोटल्स यूज की जाती हैं या जार्स को यूज किया जाता है फॉर टिश्यू कल्चरिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं। सबसे पहले ये टिश्यू कल्चरिंग का जो होती है लैब के अंदर इनको प्लांट्स को रखा जाता है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस के बाद फील्ड पे। और यही रीजन है पाकिस्तान के अंदर ओनली 10% टिश्यू कल्चरिंग प्लांट सक्सेसफुल है, 90% फेल्यूर है। रीजन मेरे ख्याल में बता चुका हूं मैं आपको ये बात, वंस अगेन मैं रिपीटेड कर देता हूं। ओनली 10% प्लांट्स, कौन से प्लांट्स, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, यानी कि जो आर्टिफिशियली प्लांट्स हैं टिश्यू कल्चर, ओनली 10% प्लांट्स आर सक्सेसफुल, ठीक है। ओनली 10% जो है प्लांट सक्सेसफुल हैं टिश्यू कल्चरिंग के, क्यों, रीजन? चलो मैं ही बता देता हूँ रीजन आप लोगों को। प्रॉपर हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते ना। कोई और बेटा, सही आपने बताया, कुछ आपने क्लियर करवाया बेटा आपने। जिसके जहन में जो भी आ जाए बता दे, इट्स ओके, गलत आ जाए कोई भी गलत, कोई बात नहीं है। आप लोगों को जाहिर बात है गलत बताएंगे तो ही सीखेंगे। जी बेटा, जो जहन में आए आप लोग बता दें, जल्दी करें बेटा। अच्छा, आप लोगों को नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। क्या होता है 10% क्यों सक्सेसफुल नहीं है, ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर फेल्यूर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में सबसे जो मसला जो है, सब हाई मसला है, वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर का। नंबर वन एक्सट्रीम टेम्परेचर, नंबर 2 सॉइल बर्निंग, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इसके साथ यूवी लाइट का भी इशू है, यानी कि यूवी रेडिएंट्स का बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। और सेकंड जो चीज है, हमारी जो सॉइल है वो हाईली कंटामिनेटेड है, ये बर्न है। बर्न का मकसद यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो बहुत कम होते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने इतना हेवी पेस्टिसाइड का यूज किया हुआ है कि हमारी सॉइल इस काबिल नहीं रही। क्योंकि हम जब भी कोई क्रॉप लगाते हैं तो हम इनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। थर्ड चीज ये होती है कि प्लांट जो होता है वो अपनी पीएच खुद बनाता है। ये जो टिश्यू कल्चरिंग वाले प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंटरनली वीक होते हैं, ये अपनी प्रॉपर जो है पीएच खुद नहीं बना पाते, ठीक है। और इसके अलावा इस पे जो है ये प्लांट पैथोजेंस फ्री होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात इंसेक्ट्स जो हैं इन पे हमलावर हो जाते हैं, ठीक है। और बाज़-औक़ात इसके अंदर और भी इशू होता है, ह्यूमिडिटी का भी आ जाता है, मॉइस्चर का भी इसके अंदर इशू आ जाता है। तो इसी तरह ये जो है बमुश्किल 10% सक्सेसफुली जो है वो कामयाब हैं और जो है 90% नाकाम है। अच्छा,
कुछ जो है 50 to 60% सक्सेसफुल है, वो ग्रीन हाउस के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं बाजू का, यानी कि जो अगर कंट्रोल टेम्परेचर है या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन ओपन द फील्ड, यहाँ पे कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट है, ये नेचुरली होता है, वहां पे ये नाकाम हो जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग वाले जो प्लांट्स है। ठीक है, सेलाइंट अचीवमेंट्स ऑफ एनसीबीज, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? डेवलप्ड बीटी ट्रांसजेनिक राइस एंड कॉटन। ठीक है, मेरे ख्याल में आई थिंक राइस ही है, हाँ राइस एंड कॉटन। तो बीटी को यानी कि बेसिलिस थ्रेजेनेसिस जो आप लोग पढ़ चुके हैं, बीटी जिसको कहा जाता है, तो बैक्टीरिया को यूज किया ट्रांसजेनिक यूज किया गया है किसके लिए? इसकी ईल्ड के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, किसकी? राइस एंड कॉटन की। बोथ ऑफ विच आर अंडर फील्ड ट्रायल। ठीक है, इन्होंने पहले तो कॉटन था लेकिन राइस पे भी इन्होंने काम किया, लेकिन अंडर ट्रायल आई थिंक ये सक्सेसफुली रिलीज भी हो चुके हैं। डेवलप्ड बीटी पेस्टिसाइड फार्मुलेशन, अच्छा ये एक नई चीज है। ठीक है, डेवलप्ड बीटी पेस्टिसाइड फार्मुलेशन। व्हाट डू मीन बाय बीटी? बीटी तो आपको पता है, यानी कि बीटी को यूज किया गया है, बैक्टीरिया को यूज किया गया है एज अ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन के लिए, यानी कि अब जो है बेसिलस बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं एज अ पेस्टिसाइड। ये कौन सा पेस्टिसाइड कहलाएगा? बायो पेस्टिसाइड। अच्छा, सिंथेसिस फॉर बीटी पेस्टिसाइड जीन्स। ठीक है, बीटी पेस्टिसाइड जीन को डेवलप किया गया है। ठीक है, और उनके कोडोन को यूज किया गया है प्लांट एक्सप्रेशन वेक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा इसके डिफरेंट जीन पे काम किया गया है और जीन की एक्सप्रेशन क्या होती है ये आपको आगे जाके क्लासेस के अंदर पता चलेगी। एक मिनट, तो कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया गया ताकि डिजीज फ्री सीड्स को जो है वो हम ला सकें, जिसके अंदर शुगर केन है, पोटैटो है, और इवन फंगस फ्री स्टॉक ऑफ ग्लेड्यूलस। ग्लेड्यूलस क्या होता है? जी बेटा, जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही शायद, आप लोगों को किसी को आवाज नहीं। हेलो, ये जो है एक हर्ब होती है। ठीक है, और इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। ठीक, और ये जो प्लांट ज्यादातर जो है इसके साथ एसोसिएट होता है, किसके साथ? कॉटन के साथ ही एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये जो है बाज़-औक़ात बहुत एज अ वेक्टर तौर पर यूज होता है, किस चीज के लिए? पैथोजेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी जो है बड़ी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आ रही बात बेटा आप लोगों को समझ में? कैसे यूज होता तो है ये दोबारा बताइएगा। ग्लेड्यूलस क्या होता है? ग्लेड्यूलस के सीड्स होते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है। ठीक है, इसके जो है क्या होते हैं, इसके जो फूलों की जो अरेंजमेंट होती है, फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है, वो स्वार्ड लाइक होती है, यानी कि तलवार की तरह होती है। ठीक है, और ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा ये हर्ब्स, इसकी कुछ वैरायटीज एज अ हर्ब होती हैं जो कि कॉटन के साथ जो है ग्रो करती हैं। बाज़ औक़ात ये जो है फंगस के अगेंस्ट भी जो फंगस फ्री, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा फंगस जो है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये रिपोर्टेड है। अच्छा, नहीं करता है। और इसके अलावा ये प्रोसीजर, ये भी इन पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, डीएनए टाइपिंग ऑफ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशंस। ठीक, अच्छा डीएनए टाइपिंग ऑफ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन जस्ट लाइक फिंगर, पहले तो फिंगर प्रिंटिंग था, लेकिन अब शायद इन्होंने कुछ और भी इस पे काम किया है, जिसके अंदर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड पेरेंटहुड कंफर्मेशन, जो खुदा ना खासा इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर कंफर्मेशन की जाती है डीएनए के थ्रू। पहले तो फिंगर प्रिंटिंग की जाती थी, फिर फ्रांसिक रिपोर्ट के जरूर भी की जाती थी, लेकिन शायद अभी ये कुछ और भी जो है टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पीसीआर बेस्ड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और हेपेटाइटिस है, एसआर है, एचआईवी है, और भी बहुत सारे जो हैं डिजीज है, इस पे भी जो है वो काम किया जा रहा है। अब आप खुद सोचें कि एक इंस्टीट्यूट जो होता है, रिसर्च प्योर इंस्टीट्यूट,
उस पर कितने जो है वो काम किए जाते हैं, एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स हों या बाकी स्टूडेंट्स हों, तो ये यूनिवर्सिटीज के अंदर या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरह की जो है एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। अच्छा, तो इन फ्यूचर आई होप आप लोग भी इसी तरह जो है वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जाके काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि कराची के अंदर नहीं है, कराची के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जस्ट लाइक एचएजी है। ठीक है, एचएजी के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास है, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पीसीएमडी आर जो मैं आपको बता चुका था लास्ट टाइम वो है, किपजी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और भी बहुत सारे इदारे जो हैं पीसीएसआईआर है, पीआरसी वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये आगे पेटेंट में आप लोगों को बता चुका हूँ। पेटेंट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू उसको जो है रजिस्टर्ड करवा के फिर रिकमेंडेड किया जाता है इंडस्ट्रीज को। अच्छा, अब ये पेटेंट कौन कौन सी पेटेंट जो है इन्होंने ऑब्टेन किए एनसीईएमबी वालों ने, यानी कि इन्होंने रिलीज किए, इन्होंने सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट पे काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने किया है बेसिलस थर्मोजेनेसिस आइसोलेट्स किया है, एक्टिव अगेन सकिंग इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स के अगेन। बीटी को यूज किया है इंसेक्ट्स के अगेन जो कि लीव्स वगैरह को सक कर देती हैं या जो है फ्रूट वगैरह को सक करती हैं, उनका सेप जो होता है फूड एज अ सेप यूज करती हैं। सेप का मकसद जो अंदर फ्लड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसको जो है सक करती हैं, तो उनके खिलाफ इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसके पेटेंट नंबर देखें। अच्छा, पेटेंट नंबर ये आपको दिया यूएस पेटेंट नंबर, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया गया, इस पे जो है उनका नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया। लाजमी नहीं है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, बाहर की कंट्री वाले भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, यानी कि ये नंबर 1 जो है ये यूएस पेटेंट है, यानी कि इसका जो है स्टैंडर्ड हाई है, यूएस पेटेंट है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, पेटेंट किस तरह होता है, पेटेंट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हालांकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज बना ली, कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को आपने रिलीज कर दिया, तो आप क्या करते हैं, उसके कोड कंटेक्ट्स कोड एंड जो होते हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो शेयर करते हैं इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, वही इंडस्ट्री उन प्रोटोकॉल को रिव्यू करती है, उस कोड एंड कंडक्ट्स को देखती है, उन रूल्स रेगुलेशन को देखती है, उनको चेक आउट करते हैं, ये हार्मफुल तो नहीं है, उसके बाद जो है वो पेटेंट करते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर इंडस्ट्री क्या करती है, उसको रिकमेंडेड करती है, कमर्शलाइज करती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो है आपको प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल बायो इंसेक्टिसाइड, यानी कि बैक्टीरिया को यूज किया गया है एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट के अगेंस्ट। ये पाकिस्तानी पेटेंट नंबर है, इसको पाकिस्तानी अंदर पाकिस्तान के अंदर रिकमेंडेड किया गया इंडस्ट्री को। इसी तरह फंगल बायो इंसेक्टिसाइड, कुछ फंगस को यूज किया गया है, आई थिंक फ्यूजेरियम वगैरह को यूज किया गया है। वो क्या करते हैं फंगस, वो एज अ बायो इंसेक्टिसाइड है, यानी कि हम सिंथेटिक यूज करने के बजाय हम अगर फंजाई को यूज करें तो वो इनको कंट्रोल कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए कंटेंट्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ बीटी। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स जो हैं किसके, प्रोटीन और डीएनए डिटेक्ट किए गए हैं, किस चीज के, बीटी के। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स में से ये भी जो है पेटेंट हो चुका है। बीटी बासमती राइस क्या होता है, एरोमेटिक राइस होते हैं, इसके अंदर एरोमेटिक पोजीशंस को यूज किया गया है। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसजीन्स, ये भी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने काम किया है एनसीईएमबी वालों ने। अच्छा, इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की गई है पीसीआर बेस्ड हेपेटाइटिस सी वायरस पे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडिफाइड पेगिलेटेड रिकॉम्बिनेट ह्यूमन इंटरफेरोन ऑफ थर्म, ये मेडिसिनली कुछ जो है मेडिसिनली काम किया गया है, मेडिसिनली जो है मॉलिक्यूलर काम किया गया है थेराप्यूटिक यूजेस के लिए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बेटा आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय स्कूल? स्कूल का मकसद हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे मेट्रिक इंटर करवाई जाती है, मेट्रिक करवाई जाती है और 6, 7, 8
करवाई जाती हो। ठीक है, स्कूल का मकसद एक ग्रुप का मकसद होता है, यानी कि एक ग्रुप, यानी कि एक वो जगह जहाँ पे बायोलॉजिकल स्टडी करवाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टडीज जो होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो उस इंस्टीट्यूट को क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। जैसा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, केमिकल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि उनको स्कूल का नाम दिया जाता है। अब ये जो है यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज कहलाया जाता है। ठीक है, इसकी जो है वो सर टाइम एंड हो रहा है, तो अगेन रिकनेक्ट करें। जी बेटा, टाइम एंड हो रहा है, लास्ट मिनट चल रहा है। क्या कह रहे हैं बेटे आप? सर मैं कह रही हूँ कि लास्ट मिनट चल रहा है, हम रिकनेक्ट करें स्टूडेंट्स या नहीं? दोबारा कनेक्ट कीजिएगा आप लोग, अभी 15 मिनट है आप लोगों के पास। ठीक है बेटा।